नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम 12th क्लास का जो यूनिट है सॉल्यूशन वो वाली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यूनिट आपकी हम बेसिक लेवल से लेकर मतलब आप ये मान के चलिए कि केवल न केवल जीरो से बल्कि नेगेटिव से लेकर हम नीट जेई और जो हायर एग्जाम होते हैं जैसे आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। दो या दो से अधिक कंपोनेंट का क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ जो सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर सेम रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने पानी के अंदर नमक डिजोल्व किया या फिर चीनी डिजोल्व की, चाहे आप पानी 1 चम्मच लो चाहे आप पूरा पानी लो, सेम मीठा आपको मिलेगा अगर आपने शुगर उसके अंदर डिजोल्व की है। मतलब हर जगह से मीठा जो होगा वो सेम मिलेगा, मतलब प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन हो या प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, या फिर आप कहिए मिक्सचर। मतलब प्रॉपर्टी और कंपोजिशन रिमेन सेम रहेगी। या आप दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कि आप उस सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट लो, हर पार्ट में प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम हैव सेम प्रॉपर्टीज। एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज। हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ लिया। अब आपने इसके अंदर ये देखना कि सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सोलवेंट का मतलब क्या होता है? सोलवेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम सोलवेंट बोलेंगे। और इसके अलावा जो अदर जो होगा, अदर देन सोलवेंट, अदर देन सोलवेंट, हम उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। मतलब जब एक सोल्यूट और सोलवेंट अगर मिक्स होंगे तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ये कि जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा फिर सोल्यूट नहीं रहेगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। आप इसका एक अगर उदाहरण लेके देखो तो जब श्री कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे तो राधा से मिलते हैं वो जाते समय, और कह रहा कि मैं अब वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ और वापस शायद ना मिले हम। तो श्री राधा रानी कहती है कि हमारा इतना ही प्रेम था क्या, हमसे विवाह कर लो, हम भी तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। कहीं ये प्रेम विवाह में परिवर्तित नहीं हो सकता? भगवान श्री कृष्ण मुख मोड़ के खड़े हुए होते हैं और उनको बहुत बेचैन देख के जब वो उनकी तरफ मुख मोड़ते हैं तो देख ऐसा बताते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण रहे ही नहीं, वो पूरी तरह से राधा बन चुके थे। यहाँ तक कि विवाह तो दो अलग अलग आत्माओं में होता है, तो हम दोनों अलग कहाँ हैं?
यही सॉल्यूशन की कहानी है। जब सोल्यूट वैसे अलग अलग दो चीजें, जब दोनों को मिला दिया जाता है फिर दोनों अलग अलग नहीं रहती, फिर एक ही चीज बन जाती है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। उसी को हम पढ़ते हैं। ज्यादा अमाउंट में जो होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होगा या जो सॉल्वेंट के अलावा होगा वो सोल्यूट होगा। सोल्यूट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही कंपोनेंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस यूनिट में हम जनरली क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें एक सोल्यूट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मिलेगा। इस यूनिट में हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बाइनरी ही हो, टर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। उसका मतलब उसमें दो सोल्यूट मिलेंगे और सॉल्वेंट मिलेगा। मतलब सोल्यूट बढ़ते चले जाएंगे, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें दो सॉल्वेंट होंगे। ऐसे क्वाटनरी जिसमें तीन सोल्यूट होंगे, तो उसको हम ये वाला बोलेंगे। अब आपने देखना कि जो सॉल्यूशन होगा उसको उसकी प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे कि वो लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर गैसियस सॉल्यूशन है, तो वो किसके बेस पे बताएंगे, सोल्यूट के बेस पे या सॉल्वेंट के बेस पे। तो जो सॉल्वेंट जो होगा ना, वही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है। कैसे, समझ में नहीं आया कि इस वाले में आप कहोगे कि जो सॉल्वेंट होगा, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस, वही क्या मिलेगा आपका, सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ नहीं होगी कि इसमें क्या बता रहा है। इसमें यह बता रहा है, जैसे आपने कहा कि लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सॉल्वेंट आपने लिया है ना, वो लिक्विड लिया है, चाहे सोल्यूट सॉलिड हो या चाहे गैस हो। अगर आप कहो कि ये गैसियस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि जो इसमें आपने सॉल्वेंट लिया है वो गैस लिया है। सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। फिजिकल सॉल्वेंट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड, इसका मतलब ये लिक्विड, गैसियस, इसका मतलब ये वाला गैसियस होगा। जहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से। तो अब हम देखते हैं कि अब इस यूनिट के हमने पढ़ना क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी की भी। अब बाइनरी सॉल्यूशन को तीन चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे सॉल्वेंट एक बार लिक्विड ले सकते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, अगर सॉल्वेंट गैस ले लिया तो उसको गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर सॉल्वेंट आपने सॉलिड लिया तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहां से, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पहला, फिर हम इसमें लेते हैं सॉल्वेंट, और फिर लेते हैं हम सॉल्यूट, और फिर हम लेते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, क्या क्या उदाहरण रहे होंगे उनके। सबसे पहला हम कंसिडर करेंगे कौन सा सॉल्यूशन ले, हम गैसियस सॉल्यूशन ले लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो इसका मतलब सॉल्वेंट तो गैस ही रहा होगा। अब सोल्यूट हमने बताया था वो कुछ भी हो सकता है, हम एक केस मानेंगे कि ये भी गैस हो जाए, दूसरा केस मानेंगे कि ये लिक्विड भी हो सकता है, और तीसरा केस मानेंगे ये सॉलिड भी हो सकता है। अब आपने उदाहरण बताने एक एक करके, आप मुझे बताइए गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन क्या होगा। इन्वायरमेंट के अंदर आप देख रहे होगे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, वो भी एक किस्म का सॉल्यूशन ही है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैस का, तो वो किसके अंदर आएंगे, गैस का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसियस, वो आएगा। अब दूसरा आ रहा है लिक्विड, कि गैस के अंदर लिक्विड होना चाहिए, गैस के अंदर लिक्विड होना चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, जैसे इन्वायरमेंट में गैस तो होती ही है, उसके अंदर वाटर के वेपर भी होते हैं, वेपर मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर की ड्रॉप होती हैं, मॉइस्चर जिसको आप कहते हो, तो वो भी एग्जांपल आएगा।
या दूसरा अगर आप एनसीईआरटी का वाला एग्जांपल लिखो तो क्लोरोफॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, CHCl3 इन N2 गैस, ये वाला भी एग्जांपल होता है, ये लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म आप लैब में जब देखोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तीसरा एग्जांपल सॉलिड का आता है। सॉलिड में भी यही आएगा, जब आप कैम्फर लेते हो इन N2 गैस, ये इस वाले में आ जाएगा। या जैसे एक एग्जांपल ये भी लिया जाता है स्मोक का, जब धुआं इन्वायरमेंट में होता है, इन्वायरमेंट में तो गैस होती है ज्यादा मात्रा में, तो यही होती है, उसके अंदर स्मोक, स्मोक मतलब कार्बन के पार्टिकल होते हैं, तो वो भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। तो ये वाला एग्जांपल था जब आपने किसका लिया, गैसियस सॉल्यूशन का लिया। सेम तरह से आप लिक्विड सॉल्यूशन का भी ले सकते हो। लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड वाले में ये होगा कि ये वाला तो आपको लिक्विड मिलेगा, सॉल्वेंट, क्योंकि इसका आपने बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट बताता है। आपको इसमें भी हो सकता है, ये गैस भी ले सकते हो आप, ये लिक्विड और ये सॉलिड भी ले सकते हो। लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस मतलब लिक्विड लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, समुद्र के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, तालाबों में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तभी तो मछलियां जीवित रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस का मतलब O2 डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, ये तो बड़ा प्रचलित एग्जांपल है आजकल। जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल इन वाटर, शराब जो पीते हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर, जैसे आप ग्लूकोज डिजोल्व करते हो पानी के अंदर, ग्लूकोज इन वाटर, ये इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। सिमिलरली अब तीसरा आप एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो सॉलिड का। तीसरा एग्जांपल कौन सा लिख सकते हो आप, तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो तीसरा एग्जांपल आपने बताना है सॉलिड सॉल्यूशन का। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा, सॉल्वेंट जो होगा आपका वो सॉल्वेंट सॉलिड मिलेगा, सोचने की बात ही नहीं है। आप सॉलिड सॉल्यूशन की जब बात करोगे तो ये तो सॉलिड मिलेगा, इसके अंदर तीन होंगे। अब सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। मैं ये एग्जांपल जनरली वही लिख रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आते हैं। तो हम न केवल एनसीईआरटी को करेंगे बल्कि एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए हम नीट, जेई और क्वेश्चन जो आईआईटी जैम और एक हायर एग्जाम जैसे सीएसआईआर नेट में भी अगर इस यूनिट से कोई आएगा तो हम हर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इस वाले में आएगा सॉलिड लार्ज अमाउंट में होगा, उसके अंदर गैस थोड़ी बहुत, जैसे आप ऑर्गेनिक के अंदर करते हो कि H2 जो गैस है वो प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब की जाती है, तो वो वाला एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा। H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम, या H2 गैस का सॉल्यूशन डिजोल्व ऑन प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो ये चीजें आपने इसके अंदर पढ़नी है। जब आप ये चीजें देखोगे, ये वाला सॉल्यूशन इन, ये आप इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपर वे में लिखो तो नाम इस तरह से आ जाएगा H2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन प्लेटिनम, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। लिक्विड सॉलिड के अंदर जैसे आपने ये वाला एग्जांपल बहुत पढ़ा होगा, मरकरी जो अमलगम ऑफ मरकरी है विद सोडियम के साथ, इस वाले में एग्जांपल ये वाला आ जाएगा। कौन सा एग्जांपल आएगा, इसमें आएगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये लिक्विड होता है अमलगम ऑफ मरकरी का जो होता है, और सोडियम सॉलिड होता है, और सॉलिड प्लस सॉलिड जैसे एलॉय वगैरह बनाते हो, जैसे कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, इस टाइप के एग्जांपल इसमें आ जाते हैं। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड में कहिए, ये वाले एग्जांपल आपके इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं एनसीईआरटी के। मतलब कहने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन का नाम लिखा जाएगा। इस यूनिट के अंदर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड लिया जाएगा। जो ये हमारी यूनिट है इसको बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब आपने जो सॉल्वेंट है वो क्या लेके चलना है, लिक्विड लेके चलना है। यहाँ तक कोई क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो अब हम इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस वाले से। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन का मतलब ये कि सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है ना वो आप किसकी टर्म में बताओगे, कंसंट्रेशन की टर्म में बताओगे, यही आपने बताना। और कंसंट्रेशन क्वालिटेटिव भी मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी मेजर कर सकते हैं। अब आपने ये देखना कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कौन कौन सी टर्म आएंगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये है कि जो आप कंपोजिशन है, कंपोजिशन उसी को किसकी टर्म में बताएंगे आप, कंसंट्रेशन की टर्म में बताएंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में बताएंगे। अब आप इसके बारे में जो दो तरीके से बताते हैं हम, ठीक है। पहला जो डिफाइन करेंगे कंपोजिशन, एक तो कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन पहला हम क्वालिटेटिव भी बता सकते हैं और दूसरा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इसमें भी दो प्रकार आएंगे, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है कि सोल्यूट की जो अमाउंट होगी सॉल्वेंट के रिलेटिव में बहुत ज्यादा कम मिलेगी। मतलब इस वाले में क्या होगा, जो सोल्यूट है वो रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट मिलेगी, इसको हम क्या बोल देंगे, डाइल्यूट बोल देंगे। रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। रिलेटिवली का मतलब सोलवेंट के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि जैसे अब अगर आप मानो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर 1 ग्राम आपने सोल्यूट लिया, बहुत कम है। लेकिन अगर वही 1 ग्राम अगर आपका 10 ग्राम सॉल्वेंट में लो तो उसको आप स्मॉल नहीं कहोगे, दूसरे के रिलेटिव में। जैसे वो 100 लिया तो ये 1 है, जैसे वो 1000 लोगे तो ये 1 है, तो तब स्मॉल है। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर आप कह रहे हो कि सोल्यूट 1 ग्राम है, नहीं नहीं, वो डाइल्यूट नहीं होगा, उसके रिलेटिव में उसकी अमाउंट कम नहीं है। इस वाले में क्या होगा, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट मिलेगी, जिसमें ज्यादा मिलेगी उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। जैसे आपने चीनी डाली पानी के अंदर, आप कह रहे हो कि यार ये तो बहुत मीठा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि उसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा है। एक बहुत थोड़ा सा मीठा है तो आप कहोगे कि वो वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अब समस्या एक आती है कि रियल लाइफ में ये चीजें नहीं होती। आप डाइल्यूट कितने को कहोगे, 1%, फिर आप कहोगे 2% है, इसमें कहो 3% है, इससे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब डाइल्यूट की ऐसी क्या लिमिट होनी चाहिए कि उसको हम डाइल्यूट बोले। तो डेली वे लाइफ में हम आप इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो इस वाले का लेस इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने क्या बताना पड़ा, हमारा दूसरा टाइप आता है क्वांटिटेटिव टर्म आती है। क्वांटिटेटिव मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना, और इसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म आती है। कौन कौन सी आएंगी इसमें आपने पढ़ना, जैसे मोलरिटी, जैसे मोलेलिटी, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे नॉर्मेलिटी, एटसेट्रा। नाम अलग अलग हैं पर सबके सब एक ही चीज बताते हैं। सब क्या बताएंगे, सब एक ही बात बताते हैं कि सोल्यूट कितना है।
यही सब ने बताना है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म में नाम अलग अलग है, पर सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आपको बताना कि सॉल्यूट कितना है। ये उसी प्रकार की है जैसे कई लोग पूछते हैं ना कि जैसे कि आप कौन से राम की पूजा करते हो, जैसे कहते कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा, तुम कौन से वाले राम की पूजा करते हैं। कहने का अर्थ ये कि सब एक ही राम है। वही वाली बात यहीं पे है कि ये जो डिफरेंट टर्म बता रही है सब एक ही चीज बताती है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, और यही आपने देखना, इससे भी यही पता चलेगा। और ये एग्जैक्ट अमाउंट बताती है कि कितनी अमाउंट मिलेगी। एक एक करके हम इन टर्म को पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम टर्म लेके चलते हैं मोलेरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे बताओगे? इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले एक बार हम इसको भाषा की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम इसको बताएंगे, एक एग्जाम्पल भी लेंगे और क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आप कहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, मतलब अगर सिंपल तो आप कहिए कि 1 लीटर में कितने मोल है। इसकी यूनिट भी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स को आप मोल में बताते हो, मोल्स पर लीटर ये वाला हो जाएगा। जब आप ऊपर लिखोगे तो -1 हो जाएगा, मतलब 1 लीटर में कितने मोल है। हम सिंपल एग्जांपल लिख लेता हूं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपको ये चीज लिखी हुई है 0.25 मोल लीटर -1। तो इसका मतलब क्या है कि आप केसीएल का है सॉल्यूशन, ये केसीएल सॉल्यूशन। तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये है कि इसके इतने मोल किसके अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। समझ में आया? यही वाली चीज आपने बतानी है। तो 1 लीटर के अंदर आपके कितने मोल है सोल्यूट के, वो आपने बताना है। एक और चीज, इसमें 3-4 चीजें पूछेगा। पहला कि ये वाली जो टर्म है मोलेरिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट है, कौन सा होगा। इस चीज के लिए आपको एक ही चीज देखनी है, अगर वॉल्यूम आ रहा है ना, तो वॉल्यूम पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। कैसे? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाले में क्या आ रहा, वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मोलेरिटी क्या आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये आपको हर कंसंट्रेशन की टर्म में बताना है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसका मेन मोटिव आपका यही वाला है। अब हम देखते हैं कि आपको थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा होगा कि अगर 11th में नहीं पढ़ा होगा तो ये मोल्स क्या होते हैं, मोल्स आपने बताना है। तो मोल की डेफिनेशन आप किस तरह से बताओगे, तो आपको मोल्स की डेफिनेशन में ये बताना है कि कैसे निकालना है। मोल कुछ नहीं है, आप सिंपल वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और सिंपल वे यही है कि अगर आपको मोलिकुलर वेट पता है या फिर आपको एटॉमिक वेट, मोलिकुलर आयन, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल कैसे निकालते हो, सबसे पहला तो यही वाला है। तो आप इसको निकाल सकते हो एटॉमिक वेट ऑफ एटम, अगर आप एटम की बात कर रहे हो। अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल, या कोई आप आयन की बात कर रहे हो तो ये वाला ले लो, डिवाइड बाय में। अगर वेट एटम की बात कर रहे हो तो उसका एटॉमिक वेट ले लो। अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, और आयन की बात कर रहे हो तो आयन का मॉलिक्यूलर आयन का वेट ले लो, ये वाला। ये तो तब है जब आपको वेट दिया हो। एक और दूसरा है कि आपको एंटिटीज दी हुई हो, नंबर ऑफ एंटिटीज। ये एंटिटीज क्या हो सकती है, एटम हो सकती है, नंबर दे रखे हो, ये मॉलिक्यूल दे सकता है, और ये आयन भी दे सकता है। तो जब आप इसकी बात करो तो इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। या दूसरा एक और फॉर्मूला है, अगर आपको वेट की जगह अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो आप ये भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इन लीटर के अंदर,
जितना आपको दे रखा उसको 22.4 से डिवाइड कर दो तो तब भी आएगा। तीनों फॉर्मूले, अगर आपको वेट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखे, नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो आप ये वाला यूज कर लो। इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है 6 इंटू में 10⁻³ होती है, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है इसको, एग्जैक्ट तो वैल्यू इसकी 6 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे और जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप मोलेरिटी बता दोगे। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि इसके अंदर आपका वॉल्यूम आ रहा है, और अगर वॉल्यूम आ रहा है तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वाला होना चाहिए। अब मैं एनसीईआरटी का आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ और उस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा। देखोगे क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जिसके अंदर NaOH 5 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है, कितने में, 450 ml वाटर के अंदर। इसके अंदर 450 ml वाटर के अंदर आपने कितना डिजोल्व किया हुआ है, ये वाला कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम होता है, इसके अंदर इन 450 ml वाटर, ये वाला आपने बताना है। सीधा हम फॉर्मूले पे आते हैं। देखो फॉर्मूला हमारा मोलरिटी निकालने का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम। देखो पहले क्या, मोल्स कैसे निकालते हैं, या वेट दे रखा तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करो, वेट बाय में मोलिकुलर वेट इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। देखो 450 ml में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको लीटर में भी यूज करोगे तो इसका लीटर कन्वर्ट कर लो। अगर इसको ml में ही यूज आपने करना है तो आप इसको किस में कर सकते हो, ml में अगर यूज करना तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं ml में ले रहा हूँ 100 ml, अगर आप ml में लेते हो तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बात बराबर ही है। भाई लीटर बनाते तो इसको 1000 से डिवाइड करते तो वो ऊपर चला गया। अब देखो आपको दिया हुआ है वेट कितना है 5, मोलिकुलर वेट कितना है 40, और 1000 डिवाइड बाई में दिस, ये वाला आप कैलकुलेट कर लोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो उसकी मोलरिटी आ जाएगी। इसमें तो मुझे लगता है कि कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये एक 0 से 0 कैंसिल, ये 9, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई 36, सॉरी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 0.278 मोल लीटर -1, ये नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। मतलब आपको वेट दिया हुआ है, वेट से आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में दे रखा तो डायरेक्ट ये वाला यूज करो, अगर ml में दे रखा तो आप 1000 से गुना कर लो, मोलरिटी आपकी निकल जाएगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सेम आपने इसमें करना है। दूसरी टर्म आती है अब हमारी मोलेलिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसकी और इसकी परिभाषा में एक मुख्य अंतर है। वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि ये तो था नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितने मोल है, पर यहाँ ये नहीं है। मतलब आपको क्या था कि जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना उसमें सोल्यूट के मोल ऐड करके फिर पूरे को 1 लीटर बना दिया जाता है उसको। लेकिन इस वाले में क्या है, सेम है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अब इसमें सॉल्यूशन नहीं लिखना, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर कितने हैं, किसके अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट,
किलोग्राम में। ये इसमें मुख्य डिफरेंस है। मतलब 1 किलोग्राम के अंदर जितने भी मोल होंगे उसको तो बोलते हैं मोलिलिटी, पर कितना मास है उसमें जितने मोल है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलिलिटी। अब आपको ये भी बताना है कि ये वाला, अगर आप इसको ही मोल्स को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आप ये मास ग्राम में लिखो तो आपको पता है, जैसे आपने ऊपर वाले में किया था, अगर ग्राम में लिखोगे तो 1000 से गुना कर दो उसको। इसमें तो मुझे लगता है कि आपको कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो, इस तरह से आप इसको कर लोगे, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ये वाला। लेकिन ये वाला, अब सॉल्वेंट 1 किलो, सॉल्वेंट आपने किलोग्राम में लिखा, इसको मिलाने के बाद फिर सॉल्यूशन 1 से ऊपर जा सकता है, कितना भी हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मुझे बताइए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि वॉल्यूम आए तो डिपेंडेंट और अगर नहीं आए तो इंडिपेंडेंट, तो सीधा सा इसमें वॉल्यूम कहीं आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इस वाले में ये वाला होगा, इस वाले में इसका मतलब ये वाला होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल, नीचे सॉल्यूशन किलोग्राम में है तो किलोग्राम -1 इसकी यूनिट हो जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें? मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसका एक क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। क्वेश्चंस ये है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं पहले ले रहा हूँ। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना आपने, आपने कैलकुलेट करना मोलिलिटी ऑफ, मोलिलिटी को हम स्मॉल m से लिख रहा हूँ, मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कह रहा है कि इसकी मोलिलिटी बताओ, इतने ग्राम क्या है, ये सोल्यूट लिया है किसके अंदर, 75 ग्राम 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर लिया है, यही आपने बताना। तो पहला मोलिकुलर वेट नहीं दिया आपको, आप निकाल भी सकते हो, आपको पता कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन है 24, हाइड्रोजन 3 4 थे, ऑक्सीजन का 16 होता है एक का, तो 16 दूनी 32, तो कितना आएगा 28 और 32 60। और फॉर्मूला आपके सामने यही लिखा हुआ है। मोल्स कैसे निकालोगे, ये रहा वेट बाय मोलिकुलर वेट, कैसे निकालोगे, वेट, वेट कितना है 2.5 ग्राम बाय मोलिकुलर वेट 60। फिर क्या निकालना, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम के अंदर कितना ग्राम है 75, और आपको पता है जब ग्राम में दिया हो तो आप 1000 से गुना कर दो। ये तो अब आप कर लोगे क्योंकि भाग गुना ही करना है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपका मोलिलिटी निकल आएगी आंसर, और ये आपकी मोलिलिटी कैंसिल जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी आपकी 0.55 के अराउंड आएगी, ये आपका आंसर निकल जाएगा। यूनिट भी अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे मोल किलोग्राम -1, ये वाला होगा। कई जगह मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ तो यूनिट में ये पूरा नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो जगह मिस्टेक हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो आप इसको पूरा मत लिखिए, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। मोलिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये आपने देख लिया क्योंकि आपने कहा कि इसके अंदर नहीं आ रहा। अब एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कहता कि एक मोलर सॉल्यूशन लिया और एक मोलल सॉल्यूशन लिया, बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसको बड़े इजीली कर पाओगे। और मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपनी कॉपी पे कीजिए, अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप खुद शो में एक बार करके तो जरूर देखिए,
और इन दोनों के कंसेप्ट को पढ़ के बताइए कि कौन सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 1 मोलर आएगा या 1 मोलर आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे भी देखते रहिए, और अगर देखोगे तो सब्सक्राइब करना आपका भी फर्ज बनता है। थैंक यू। ऐसे ही बने रहना, हम आगे इसी तरह से कंटिन्यू सीरीज लेकर आएंगे। ओके, बाय।